जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब। आप भारत के फॉर्मर डीजीएमओ रह चुके हैं और बहुत सारे थिंक टैंक्स में बोलते भी हैं, लिखते भी हैं और लेक्चर्स भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच जन साहब फॉर योर टाइम सर। थैंक यू कमल जी, आपने मुझे बुलाया आपने प्लेटफॉर्म पे, हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, ऑलवेज वेरी काइंड ऑफ यू सर। जल साहब, सर आपसे जो बात करनी है दैट इज अबाउट बांग्लादेश एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। आप क्या देखते हैं, इज इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इज कंफर्टेबल है, सिक्योर हुई है या इनसिक्योर हुई है एज हसीना लेफ्ट ढाका एंड शी इज इन 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 इंडिया? आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है, क्योंकि बांग्लादेश विच इज बीइंग रन बाय वी डोंट नो हु, क्या आर्मी के पास कितनी पावर है, डॉक्टर यूनुस के पास कितनी पावर है, इंटरम सेटअप के पास कितनी पावर है, इज इंडिया फीलिंग सिक्योर और इनसिक्योर एज हसीना लेफ्ट? देखिए, जो हुआ वो हुआ, वो विल ऑफ द पीपल है एंड वी रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पीपल एज इंडियंस। लेकिन उसके जो जैसे जैसे हुआ है, जो अपहीवल हुआ है, जो ब्लड शेड हुआ है, वो किसी भी सिक्योरिटी सिचुएशन में ठीक नहीं है, इंडिया के लिए खास तौर से ठीक नहीं है। बिकॉज बांग्लादेश आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया फ्रॉम द सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, फ्रॉम द इकोनॉमिक परस्पेक्टिव एंड द पीपल टू पीपल परस्पेक्टिव ऑल्सो। अगर देखें, इंडिया के लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स जो हैं वो बांग्लादेश के साथ है, चाइना के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। हमारे 4096 किलोमीटर बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ है। सिमिलरली एज फार पॉपुलेशन कंसर्न, हमारे दोनों के साथ कल्चरल लिंकेजेस हैं, लैंग्वेज लिंकेजेस हैं, कनेक्टिविटी लिंकेजेस हैं और कॉमर्स लिंकेजेस हैं। ट्रेड जाता है वहां से, 11 बिलियन का ट्रेड है। तो ये लिंकेजेस बहुत जरूरी थे। एंड अ स्टेबल बांग्लादेश और अ स्टेबल नेबरहुड, मैं बोलूंगा, व्हाई बांग्लादेश अलोन, अ स्टेबल नेबरहुड इन साउथ एशिया इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल नेशंस। अगर आप देखें, 25% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो साउथ एशिया में है, 10% देगा। और खास तौर से अगर आप साउथ एशिया को देखें, जो कंट्रीज हैं वो टर्मोइल में हैं। 2021 में हमने अफगानिस्तान में जो 15 अगस्त को हुआ, हो गए 3 साल हो गए, जब यूएस विड्रॉल हुआ वहां पर। उसके बाद 2022 में हमने यही सिमिलर सिचुएशन देखी श्रीलंका में, जब राजपक्षा गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपहीवल हुआ, सिविल अपहीवल हुआ। 2022 में पाकिस्तान में when for the first time people came out on the streets against in Lahore against GOC 4 house, तो that upheaval also not good। वहां पर भी थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है विद इमरान खान इन जेल, थिंग्स लाइक दैट। और अभी बांग्लादेश में हुआ, इससे पहले नेपाल में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे फॉर कि उनको रॉयल्टी को वापस आना चाहिए, किंगडम को वापस आना चाहिए, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो आई थिंक अगर देखा जाए पूरा, तो इट इज नॉट गुड फॉर साउथ एशिया, इट्स नॉट गुड फॉर इंडिया एट ऑल, बिकॉज इंडिया इज इज अ राइजिंग पावर। अगर हम देखें अभी वर्ल्ड में राइजिंग पावर है, लेकिन हमारा नेबरहुड टर्मोइल में है। तो ये बड़ा जरूरी है कि एक स्टेबिलिटी हो, एक पीस हो, और हम सब मिलजुल के, एंड वी शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम आसियान कंट्री। देखिए आसियान में कितना तालमेल है, यूरोपियन यूनियन में कितना तालमेल है आपस में, because we have to live together, we are neighbors, we'll remain neighbors, and we have to grow together. So what has happened in Bangladesh, especially for India, is definitely a cause of concern। हमारी ये strategic concern है वहाँ पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, 20 किलोमीटर कॉरिडोर है, वो हमारे 8.5 स्टेट्स को कनेक्ट करता है। 5.5 करोड़ पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। हमारे 5 स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश से नेबर्स हैं, इन एडिशन टू ऑफ कोर्स हमारा नेबर तो है ही है। तो जो बांग्लादेश में जो टर्मोइल होगा वो जो है हमारे लिए बहुत ही सिक्योरिटी वाइज और इकोनॉमिक वाइज, आई थिंक इट्स अ मेजर मेजर कंसर्न टू अस। जल साहब, ये एक इम्प्रेशन आता है पूरी दुनिया में, आप एज ए एज ए डीजीएमओ, फॉर्मर डीजीएमओ, कैसे देखते हैं कि इंडिया जो है इट वांटेड टू प्रॉप अप स्ट्रॉन्ग लेडी rather than India wanted to have good ties with the बांग्लादेश की स्टेट के साथ? यही समझ आ रहा है कि शायद भारत का बड़ा ऊपर हाथ था, that she was turning to be an autocratic person। वो बड़ी टफ हो रही थी, ऑपोजिशन को जेलों में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो एक शायद एक हाथ था इंडिया का उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो जरा ज्यादा असर्टिव थी कि मुझे शायद बचा लिया जाएगा
या मैं एक सेफ हूँ। उस सिलसिले में अगर आपने देखा हो कि शेख हसीना वाजिद की प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात भी कराई थी G20 पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये जो एक तासुर था, आप क्या समझते हैं कि ये गलत था कि टू सपोर्ट अ स्ट्रॉन्ग लेडी, लोगों को प्रॉप अप करना, और या आप समझते कि एट दैट टाइम दैट वाज द ओनली ऑप्शन विद इंडिया? देखिए, एवरी एवरी कंट्री विल लुक आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कोई भी। लेकिन इंडिया जो है डजंट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ अदर कंट्रीज। वी आर रिस्पांसिबल, हम नहीं करते हैं उसको। लेकिन इसमें क्या था कि अगर आप बांग्लादेश की हिस्ट्री देखें 1971 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें, तो इट हैज बीन अ वेरी वायलेंट हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली। 71 itself was violent. I will not talk about Operation Searchlight in that history. अगर आप 75 में शेख मुजीबुर रहमान बंगला बंधु, उसका असैसिनेशन हो गई। उसके बाद जितने इनके पास जनरल इरशाद आए, जनरल जिया आए, जियाउर रहमान आए, जिसको आप देखें, he has either been, well, he's been assassinated. So that is not a very good thing for a neighbor. And then we had extreme elements out there in between, the radicalized elements who were supporting insurgencies in India openly. ठीक है ना? तो हमें अपने इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। एंड शेख हसीना, डेफिनेटली रिलेशन विद इंडिया आर गुड। वी शेयर नॉट ओनली लार्जेस्ट बाउंड्री, वी शेयर वाटर्स, वी शेयर लैंग्वेज। 51 rivers from India flow into Bangladesh, right? So that is the sort of a water sharing we have. And with the Sheikh Hasina government, जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट 1974 से जो चल रहा था, वो 2015 में बाद में फाइनलाइज हुआ। हमारे कॉन्क्लेव्स थे, वो फाइनलाइज हुआ। तो हमारी एक ही मतलब जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, जो बहुत बड़ा एग्रीमेंट था, वो फाइनलाइज हुआ। तो इट इज नॉट दैट कि शेख हसीना गवर्नमेंट में इंडिया का हाथ था, इट वाज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू द टू। देखिए, बांग्लादेश को भी तो उनके उनके वाटर इश्यूज काफी हैं। अगर आप देखें बांग्लादेश में, बिकॉज ऑफ द लाई ऑफ द टेरेन, बांग्लादेश को जो है जब पानी चाहिए होता है तब पानी मिलता नहीं है, और जब पानी नहीं नहीं चाहिए होता जैसे इस मौसम में, तो फ्लडिंग होती है वहां पर। तो मतलब इट इज लो रिपेरियन है। तो वो तो मेजर प्रॉब्लम है ही है वहां पर बांग्लादेश में। सो शी आल्सो नीडेड टू प्रोटेक्ट हर ओन कंट्री। एंड इफ यू लुक एट बांग्लादेश अंडर शेख, आई एम नॉट डिफेंडिंग शेख हसीना गवर्नमेंट, आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम नॉट, मैं तो पॉलिटिकल हूं, मैं तो फौजी हूं। लेकिन जो उनका इंडेक्सेस देखिए आप पिछले 8 से 10 साल में, उनकी ग्रोथ देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए, तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव कम अप। उनके जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है, इट्स वर्ल्ड क्लास। सो देयर हैज बीन सम गुड एस्पेक्ट्स, एंड दैट इज आई सपोज पीपल वोटेड। एंड देन देयर इज हर एक पॉलिटिशियन के एक लाइफ स्पैन होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो उनका लाइफ स्पैन मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया। आफ्टर ऑल 15 years is a long time for any politician. और दूसरा, there are also things that she was not, people were not too happy with him, the powers that be. Not only India was happy, but there are other powers like the US and China and the West. They're not very happy with her. क्योंकि उनके अपने अपने हर के अपने अपने इंटरेस्ट है। तो वो भी देखना पड़ेगा। अभी ट्रिगर तो बांग्लादेश में है ही, ट्रिगर जो हुआ बांग्लादेश का ट्रिगर है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरा कंट्री कुछ कर, कोई दूसरा कंट्री कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका अपना ट्रिगर ना, अपनी कमजोरी ना हो। उनकी अपनी कमजोरी थी, एक ट्रिगर था, वो ये ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, स्टूडेंट से शुरू हुआ। और अगर आप देखें हिस्टोरिकली, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वो भी ढाका यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी 50s में। 71 में ढाका यूनिवर्सिटी शुरू हुआ था, अभी भी ढाका यूनिवर्सिटी शुरू हुआ, 2016 में भी ढाका यूनिवर्सिटी शुरू हुआ। तो ये स्टूडेंट पावर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। हमको सबक सीखना चाहिए हम सबको कि स्टूडेंट्स को जो है, वी शुड नॉट, उनका जो इनिशियल जो है, उनके अगेंस्ट हम जब जाते हैं, तो दे गेट टुगेदर। सो आई थिंक स्टूडेंट्स का ट्रिगर जो रहा है, इट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई शी हैड टू एब्डिकेट एंड कम आउट। एंड नाउ वी हैव इंटरिम गवर्नमेंट। हाउ गुड और बैड दे डू फॉर कंट्री इज अ क्वेश्चन मार्क व्हिच वी विल सी। आई होप दे डू वेल फॉर द कंट्री। जल साहब, आपने मेरे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जब बांग्लादेश की और खित्ते के हवाले से बात हो रही थी, साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही थी। इंडिया पाकिस्तान में ये तासुर आ रहा है कि इंडिया जो है वो ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशनल मॉडल जो प्लेटफॉर्म है वो खड़ा कर रहा है, लाइक बिम्स्टेक, ठीक है जी, सगार, बिम्स्टेक, ये चीजें आ रही हैं। तो वो बेसिकली आप जब ये बात करते हैं कि खित्ते को ग्रो करना चाहिए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को तो माइनस कर रहा है। तो ये जो चीज है कि हम सार्क को डिसफंक्शनल कर देंगे और नए इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म खड़े करके अपनी मर्जी के प्लेयर डाल के अपनी मर्जी की चीजें करेंगे, आपको लगता है कि
इट मे नॉट ग्रो, ये मूव ऑन नहीं कर सकता कि जो खिते को नेचुरल ग्रो करना है वो नेचुरल ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको एक आर्टिफिशियल अंदाज से चलाएंगे। अगर इंडिया क्योंकि बड़ी स्टेट है, इंडिया के इंटरेस्ट ज्यादा है, इंडिया की बात ज्यादा मानी जाती है, श्रीलंका भी मानता है, मालदीव्स भी मानेगा, अपना नेपाल भी मानेगा, भूटान भी मानेगा, बांग्लादेश भी मानेगा, सारे मुल्क इंडिया की बात मानेंगे। तो इंडिया क्या एक आर्टिफिशियल अंदाज से खिते को चलाना चाहता है? पाकिस्तान को माइनस कर दिया, अफगानिस्तान को निकाल दिया जो कि पहले साथ में थे हम सारे, और एक नया मॉडल खड़ा कर रहा है। आपको लगता है कि ये जो तरीकाकार है जिसमें कनेक्टिविटी को खत्म किया जा रहा है और अपनी मर्जी की चीजें की जा रही हैं, इट विल वर्क, इट विल ये चलेगा? जबकि जैसे बांग्लादेश की सिचुएशन ने इंडिया को एक दफा जारी बात है, जिसे कहते हैं ना, सोचने पे मजबूर कर दिया कि कैसे आगे कैसे चलना है। देखिए, नहीं, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान में नेबर्स हैं, नेबर्स रहेंगे, अगर हमारी कल्चरल कनेक्टिविटी है पाकिस्तान के साथ। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तो अपना यहाँ से हाई कमिश्नर विड्रॉ किया था 5 अगस्त 2019 के बाद, इंडिया ने तो नहीं किया। तो पाकिस्तान ने बोला कि जब तक आप आर्टिकल 370 को रीइंस्टेट नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे। तो ये कहना कि अगर हमने पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है, पाकिस्तान ने तो बात करने से मना कर दिया। देखिए, 2 फेजेस में बात हुई थी पहले, और जो सेकंड फेज था उसमें जो हाई कमीशन जो वापस बुलाया गया, रिकॉल किया गया था, वो तो पाकिस्तान ने रिकॉल किया। तो आज कहना कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है, पाकिस्तान नॉट साइडलाइन, इंडिया नॉट साइडलाइनिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान साइडलाइनिंग इटसेल्फ। पाकिस्तान ने बोला हम बात नहीं करेंगे जी, जब तक आप आर्टिकल 370 को रीइंस्टेट नहीं करते। आर्टिकल 371 इंटरनल मैटर है, आप नहीं समझते, वो बात मैं मानता हूँ, पाकिस्तान नहीं समझता ये चीज, लेकिन है हमारा इंटरनल मैटर। और मैं आपको, इट्स नॉट रियली कनेक्टेड, बट आई वाज इन कश्मीर फॉर 3 वीक्स, मंथ ऑफ जुलाई। पहली बार मैंने कश्मीर वैली देखी। माने आप मेरी बात तो, मैं सिविल में था, मैं फौज में नहीं गया, मैं अपनी कार में था, और मैं और मेरी वाइफ हर एक जगह गए, और इतना अच्छा लगा वहां जाके, बिकॉज देयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म चल रहा है, स्कूल्स खुले हैं, इतनी वाइब्रेंसी है वहां पर, होटल्स खुले हैं, ईटरीज खुले हैं, और गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती कहीं भी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बार देख के, नहीं तो पहले तो फौज में थे तो यूनिफॉर्म में तो कुछ देखता नहीं है आदमी, बड़ा अलग से फीलिंग आती है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट अलोन इंडिया, देयर इट्स अ टू वे प्रोसेस, ठीक है ना। तो हमने जब बोला कि ये आप टेरर टॉक्स गोइंग टुगेदर, आपने फिर आर्टिकल 370 के बाद पाकिस्तान ने ये हाई कमीशन विड्रॉ कर लिया, बोले जब तक रीस्टेट में बात नहीं करेंगे। तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ अ, नाउ वी कम टू अ स्टैंड स्टिल, कि अभी आगे कैसे बढ़े बताइए। और बिना पाकिस्तान के साथ तो नहीं है ना, बिना इंडिया के साथ नहीं है, तो लेकिन साथ नहीं है तो क्या करेंगे? फिर बिम्स्टेक करेंगे। तो ऑल्टरनेटिव लेकिन देखिए जैसा क्या है। सार्क के लिए तो पाकिस्तान, सार्क तो पहले इंडिया ने तमाम मुल्कों को कहा कि आप पाकिस्तान ना जाओ, सार्क तो पहले डिसफंक्शनल हुआ। ये जो हाई कमिश्नर है, ये तो 5 साल पहले की बात है ना, 370 वाली, लेकिन वो तो बिल्कुल पहले हुआ। जो मैं सर, जो मेरा जो पॉइंट है उसमें वो ये है कि अगर इंडिया ये कहेगा कि हाँ जी पाकिस्तान को हमने, बेसिकली जब आपने ममालिक को ये कहा कि आप पाकिस्तान ना जाओ सार्क के लिए, इवन फॉरगेट बांग्लादेश, इवन कि अफगानिस्तान भी आने को तैयार नहीं था, अशरफ गनी की उस वक्त हुकूमत थी, वो भी पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं था। आपको क्या लगता है जिस अंदाज से इंडिया खिते को चलाना चाहता है अपनी मर्जी से, एंड अपनी मर्जी के मुल्कों को निकाल दिया, अपनी मर्जी के मुल्कों को डाल दिया, अगर बायलैटरल प्रोसेस खत्म हो गया है जल साहब, लेकिन मल्टीलैटरल तो जारी रहना चाहिए था ना। मल्टीलैटरल में तो हमने कोई 370 35A की बात नहीं की, वो तो पहले की बात थी। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, वो पहले की बात है, सार्क पहले से डिस्फंक्शनल है, और उसके कारण है सार्क के डिस्फंक्शन होने की। देखिए, हर कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, एवरी लीडर हैज अ सर्टेन पॉलिटिकल कैपिटल, वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने दोबारा रीइलेक्ट होना है हर एक ने। अगर मिस्टर मोदी ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो पूरा खर्च कर दिया लाहौर जाने में, उसके बाद उनको क्या मिला? पठानकोट मिला, ठीक है। तो लोग, आप शायद नहीं समझते हो, लोग 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 मिस्टर मोदी से पूछते हैं, यार वैसे तो तुम बड़े बंदे हो, तुमने वहां चले गए, तुम जाके तुम्हें मिला क्या? पठानकोट मिला तुम्हें? मतलब आफ्टर ऑल देयर हैज टू बी सम, a politician is a politician, he has to go back to the to the people for the mandate। और वो कहता है मैं लाहौर चला गया विश करने के लिए बर्थडे पे, मैं लाहौर चला गया, वो शादी की एंगेजमेंट थी,
और मैं वापस आया और हफ्ते के अंदर पठानकोट हो जाता है, फिर भी मैंने बोला आईएसए पठानकोट आके अपना करे। तो आफ्टर ऑल जनता पूछेगी मिस्टर मोदी भाई आप कर क्या रहे हो, ये तो बता दो हमको। तो देयर हैज टू बी, यू नो, we have to understand that there are difference of opinion on both sides, different perceptions. हम सोचते हैं कि आप टेरर बंद करें, आप सोचते हैं नहीं हमारा कश्मीर तो हमारा है, हम लेके रहेंगे। तो ये तो मतलब एक स्टेलमेट सी हो गई है अभी, और वो स्टेलमेट में इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं सच बता रहा हूँ आपको। But if you look at Pakistan today, Pakistan is marginalized. You are losing out. We are a big country. We can take that. We can absorb the losses. ठीक है ना? But in SARC, who loses out more? Pakistan loses out more. It's a loser situation. But the question, who loses out more? तो इट मीन्स मैं बस सही कह रहा हूँ ना कि इंडिया अपनी मर्जी के प्लेटफॉर्म खड़े कर रहा है और अपनी मर्जी के प्लेटफॉर्म खत्म कर रहा है। तो डोंट यू बिलीव दिस इज एन अननेचुरल वे ऑफ रनिंग अ रीजन इफ डॉक्टर इंडिया चीमा, इज डॉक्टर चीमा, ये रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर किसने खड़ा किया है? कौन से रूल, किसके रूल्स? जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी अभी बात। आपके पास लाठी है। बिल्कुल सही है। We are growing, we are growing economically, we are growing politically, we are growing power. Let's चल face facts. India today is a risen, resurgent power as a nation. अभी जब जब वो वेस्ट वाले रूल्स बनाते हैं, हम हमारे पास तो वो है ना पुराना 200 साल गुलामी का वो है। हम तो कहते हैं हाँ यार बड़े अच्छे रूल्स हैं, हम तो वही फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे भाई? अगर मुझे सूट नहीं करता नहीं फॉलो करूंगा मैं। इफ चाइना डज नॉट फॉलो, यू नो, what do you call that, a rule based global order? Who's made the rule based global order? It's a construct of the powers that be. If China doesn't want to follow that, I don't think USA today has the power to make China follow that rule based global order, period. चाइना अपना विल कर रहा है। चाइना के साथ देखिए, हमारे चाइना के साथ भी तो नॉर्दर्न बॉर्डर प्रॉब्लम है, फिर भी वी आर डूइंग मल्टीलेटरल थिंग्स। वी आर पार्ट ऑफ द एससीओ, वी आर पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। इट्स नॉट दैट वी आर पार्ट ऑफ इट, बट देयर इज अ लिमिट टू द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हमें उससे इतने बेनिफिट है नहीं, और सेम बेनिफिट्स वी कैन गेट फ्रॉम बिमस्टेक, you know, I will look after my interests. I don't have to look after Pakistan interest. Pakistan doesn't look after my interest at all. There has to be, you know, every relationship has to give and take. And national interest come first always. चाहे कोई नेशन क्यों ना हो दुनिया का, my national interest, my people, my well-being of my people, जो हमारे लोग हैं, वो हमेशा पहले आएंगे ही आएंगे। उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और अगर मैं बोलूंगा कि नहीं, इंडिया विल सैक्रिफाइस ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, आई थिंक इट विल। जल साहब थोड़ा जूम आउट करें, जरा बाहर निकलें, तो आप कैसे देखते हैं कि जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई हैं, बांग्लादेश में हुई हैं, विल दिस हैव एन इम्पैक्ट फॉर द इंडो पैसिफिक? जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, उसके कोई इम्पैक्ट होंगे? मैं अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप को देख रहा सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि मुझे एशिया के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं, लड़ाइयां नजर आ रही हैं। सो ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये कोई किसी बड़ी जो एक अनसर्टन वर्ड के लिए हम चल रहे हैं? क्योंकि अगर बांग्लादेश में सर्टेनिटी रहती, या जो शेख हसीना वाजिद का रीसेंट ट्रिप था चाइना का, दैट इज नॉट बीइंग सीन वेल इन द वॉशिंगटन। इसको कैसे देखते हैं कि अमेरिका जो है वो इस खित्ते के अंदर आ गया है? तो आपको लग रहा है कि कोई उथल पुथल इधर उधर चीजें जो हैं वो होंगी? आप इसको इस लेंस से भी देखते हैं, या क्या आपको समझते हैं कि दिस इज प्योरली एन इंटरनल चीज थी जो हो गई है? सर देखिए, आई डोंट रूल आउट जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन। ये तो मतलब आप तो एक्सपर्ट हैं इसमें, मैं तो आपको क्या बताऊंगा इसमें। देखिए, इंटरेस्ट तो है ही है। इंडो पैसिफिक इज अ प्राइमरी कंसर्न ऑफ बोथ द यूएस एंड वेस्ट एंड चाइना आल्सो। अगर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जब चाइना गई और वापस आई, उसमें भी प्रॉब्लम थी। और अगर यूएसए ने अगर एक बेस मांगी वहां पर उसको नहीं दी गई, उसमें भी प्रॉब्लम थी। ठीक है ना? तो एवरीवन इज लुकिंग आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट। तो ये तो नहीं है कि एकदम एकदम अचानक से हुआ। तो तुम एक वीकनेस, इंटरनल वीकनेस थी उस देश में, उन लोगों में इंटरनल वीकनेस थी, उसमें ट्रिगर था, उसको एक्सप्लॉइट किया गया, और अभी टर्मोइल है। अभी इतना टर्मोइल है, ऑनेस्टली मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये टर्मोइल इज नॉट गुड फॉर एनीवन, लीस्ट ऑफ ऑल फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश, लीस्ट ऑफ ऑल साउथ एशिया, लीस्ट ऑफ ऑल इंडिया। हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बट दिस टर्मोइल may serve a geopolitical end state of someone, maybe the US, maybe China। देखिए, अभी म्यांमार में प्रॉब्लम है, बांग्लादेश में प्रॉब्लम है। अगर आप पूरा देखें तो
तो मतलब साउथ एशिया में जितनी प्रॉब्लम्स हैं अभी, एंड साउथ एशिया इज अ बिग कंट्री, बांग्लादेश इटसेल्फ इज द 9th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यू कांट डिनाई दैट। तो इट इज नॉट अ स्मॉल कंट्री कि चलो एक कोने में कहीं पड़ा हुआ है, इट्स अ वेरी लार्ज लार्ज पॉपुलेशन कंट्री। सो वील हैव टू लुक आफ्टर, वील हैव टू सी व्हाट कैन बी डन। एंड इंडो पैसिफिक में फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो है, स्ट्रेटेजिक स्पेस जो है, वो सभी ऑक्यूपाई करना चाहेंगे वो। तो दे विल बी कंपटीशन, देयर विल बी कंसर्न्स। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी होगी? बांग्लादेश के नंबर 1, इंडिया के नंबर 2। स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स तो है ही हमारे। जल साहब, आपको लगता है कि जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो 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 बार बार बात करता था, ये उसको झटका लगाया गया है, ये एक पैगाम दिया गया है, जो आपने शेख हसीना का भी रेफरेंस दिया है कि वो कह रही थी कि मुझे, अब देखें ना, इंडिया के अंदर बैठ के वो अगर अमेरिका को इल्ज़ाम दे रही है और इंडिया उसको पनाह दे रहा है, तो बहुत सारे मुल्क ये सोच रहे होंगे, पर्टिकुलरली अमेरिका भी ये सोच रहा होगा कि इट्स नॉट पॉसिबल कि वो इंडिया की मर्जी के बगैर कुछ बोले। आपको लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है इंडिया की, दिस इज नॉट बीइंग वेल रिसीव्ड? जिसको मैं अगर रेफरेंस करूं तो थोड़े हफ्ते पहले जो अमेरिकन एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, एरिक ग्रेसिटी, उसने भी कमेंट किया था कि देयर इज नो सच थिंग लाइक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द टाइम्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होल्ड करना इंडिया के लिए कॉस्टली हो सकता है? डू यू थिंक, डिस्पाइट द फैक्ट इंडिया इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद द यूएस? देखिए, एवरी चॉइस यू मेक उसकी कॉस्ट होगी। ये हमारी चॉइस है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये हमारे राइट है। एंड दिस इज आवर नेशनल इंटरेस्ट टू हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। व्हाई नॉट? व्हाई शुड इंडिया as the largest democracy in the world be dependent on a democratic idea of someone else? If the American ambassador ने जो बोला था यूएसआई में, बोला I'm a consul member of the USI, तो उसने एक शब्द बोला जो सबने पकड़ लिया, जो उसने पूरा बोला वो किसी ने देखा नहीं कंटेक्स्ट में, ठीक है ना? लेकिन जो उसने बोला, इन कन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी ऑर्डर में क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम हमको वेपन चाहिए होते हैं, ठीक है ना? वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द वेपन्स, मिलिट्री हार्डवेयर। एंड अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज सस्पेक्ट, लेट मी आल्सो टेल यू दैट। मैं तो मानने को तैयार हूं, लेकिन हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, ठीक है? तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अगर शेख हसीना कुछ अभी ये चाहिए, वर्ल्ड ओवर अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता है कि हम असाइलम देंगे अगेंस्ट समथिंग। अभी शेख हसीना को तो वो वीजा नहीं दे रहे, कैंसिल कर दिया उसको। क्यों? अभी उनको उनका वो डेमोक्रेसी के जो गॉडफादर बने हुए हैं, वो कहाँ की डेमोक्रेसी हुई अभी? ये बताइए। मैं तो सवाल पूछना चाहूंगा उनसे कि वो इंडिया में आई है एज अ ट्रांजिट। शी वाज टू फ्लाई टू लंदन और यूएस, जहां पर भी जाना था, ठीक है? कहीं तो रूमर्स है बेलारूस में जाना था या लंदन जाना था, यूएस ना, मुझे मुझे पूरा पता नहीं। जो हम सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब सोशल मीडिया पढ़ते हैं, सोशल मीडिया की सारी कहानियां आती हैं, बट द फैक्ट इज शी इज हियर एंड दे हैव डिनाइड हर वीजा। एंड नाउ असाइलम नहीं देंगे उसको, तो फिर बाकी वो असाइलम दे सकते हैं वो। तो आई सपोज देयर इज समथिंग व्हिच वी डू नॉट नो व्हाट इज, मतलब जो पब्लिक डोमेन में है शायद हमको पता नहीं है, जो पूरा पूरा पता नहीं है हमको। तो लेट अस व्हेन यू टॉक ऑफ वर्ड्स लाइक डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया विल हैव टू, व्हेन इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमस, हमने नहीं साइन करे हैं जिनकी जितने भी इनके सिक्योरिटी जो अपने थे। हम व्हाई नॉट? अगर हम ब्रिक्स के मेंबर हैं, हम क्वाड के मेंबर भी हैं, so we are very sure about it ki what we want, and strategic autonomy is in India's interest, in the immediate and near interest and mid-term interest and long-term interest also strategic autonomy. तो ये हमको वो नहीं कर सकते कि बोल के कि strategic autonomy will not be in terms of conflict। देख लेंगे जब conflict होगी उसमें क्या है। we have managed many conflicts। ये तो तब भी बोलते हैं 1970s तक 80s तक, और आपने भी पढ़ा होगा ये तो, आप तो कि इंडिया में split into 500 all minor states। वो तो हुआ नहीं आज तक। दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ये तो कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये तो पार्टीशन क्या है, तो ऐसे हो जाएंगे, ये चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। और जो उन्होंने करा था वो करके चले गए, उसके बाद इंडिया को स्प्लिट करेंगे। इंडिया को स्प्लिट नहीं कर सकते कि आप। वी आर क्वाइट स्ट्रांग ऑन दैट एस्पेक्ट। आप पीपल आर वेरी वेरी गुड। सो ये जो उनका कहना था वो तो हुआ नहीं अभी। तो दे हैव टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया and strategic autonomy of India, and we have a national interest, and we'll follow that national interest. We'll abide by the national interest. We'll protect and project our national interest. वो किसी को शक नहीं होना चाहिए उसमें. And we can do it economically, militarily, politically, informationally.
जल साहब, आपको ख्याल में इंडिया और अमेरिका के क्या इरिटेंट्स हैं बांग्लादेश में? व्हाई दे कुडंट, अमेरिकन्स कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इवन देयर इज एन इंडिया यूएस डायलॉग ऑन अफ्रीका। अमेरिकन्स कहते हैं कि हमें अगर अफ्रीका में जरूरत पड़ेगी तो वी विल टेक इंडियाज हेल्प टू गेट देयर, लेकिन ऑन आपके जो बॉर्डर कंट्री है बांग्लादेश, उसके ऊपर देयर इरिटेंट्स। और इसको आप क्या समझते हैं, व्हाट आर दोज इरिटेंट्स? वो क्यों, हालांकि शी वाज एन इलेक्टेड लीडर, सारा कुछ था, इंडिया ने बड़ी कोशिश भी की, क्या इरिटेंट हैं? क्या वो समझते हैं कि इंडिया विल बी टू स्ट्रांग इफ वी अलाउ इंडिया टू हैव a leader like Hasina Wajid in the neighborhood, या कि there are some other reasons? आई थिंक आपने सवाल भी करा और जवाब भी दे दिया आपने। मैं just make a point है। आपने बिल्कुल ठीक बोला, बिकॉज़ यू स्टडी जियोपॉलिटिक्स, यू नो व्हाट इट इज अबाउट। बिल्कुल ठीक बोला आपने कि नो वन वांट्स अ स्ट्रांग इंडिया। व्हाई शुड देयर बी, एज इट इज यूएस और चाइना का स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रहा है, ये थर्ड पावर एक आ गई ऊपर से, और मतलब इफ नॉट टुडे, लेट्स से इन द मिड टू लॉन्ग टर्म, वी आर अ पावर। The the global order is shifting from the west to the east. Yes. It's not that it's not shifting, and and Pakistan is a part of it. When it shifts, who will benefit? The people will benefit. बहुत सालों से जो है, इतने सालों से जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जितने आपके एलिट क्लब्स हैं, वो सब सेंटर्ड है वेस्ट के ऊपर, और सब वेस्ट को जाता है। ठीक है, most of the population centers are to the east, and today when the power centers are shifting to the the global order shifting to the east, India becomes the fulcrum. It's the Asian century now. So obviously the powers that are, they would like to not, koi country will not like to give away the power. They would like to continue being the prima donna, being the only power, being the only superpower. तो वो तो होगा। तो India is not, we don't have ambitions, extraterritorial ambitions. That someone has to realize. आपकी शो में पहले भी बोल चुका हूँ कि इंडिया, we went to Sri Lanka, we came out of it. We went to Maldives, we came out of it. We went to Nepal, we came out of it. मतलब बाकी अगर काफी देश देखें, they have not come out of it, they have thrown out of it. जो जाके बैठ जाते हैं, बल्कि उनको निकाला जाता है बाहर। तो हम तो वॉलंटरी आ जाते हैं। लेट्स सी, बड़ी सर हमें तो देख के बड़ी हैरानगी हो रही है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और जारी बात है हम तो सारे सेटअप से बाहर हैं। और सर एक क्वेश्चन में मेरे जेहन में आ गया, मैंने किसी से बात सुनी थी, मैं चाहता हूँ कि आप, दैट इज ऑन पाकिस्तान, बट आई एम श्योर यू कैन आंसर। पाकिस्तान ये महसूस करता है कि जो एक आधा पार्ट तो आपको जारी बात है पता ही है कि जो प्रीवियस जो कोल्ड वॉर थी, दैट वाज फॉट ऑन पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान में, और पार्ट ऑफ दैट वाज फॉट देयर। पाकिस्तान के अंदर ये एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, द नेक्स्ट कोल्ड वॉर विल बी फॉट ऑन पाकिस्तान नेबरहुड, जिसमें इंडिया एंड चाइना जो है वो हैं, और दोनों हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, इंडिया भी है, चाइना भी है, जो अमेरिका ने आके स्टेज इंडो पैसिफिक में स्टेज लगाया है। तो उसमें वो जो नेक्स्ट कोल्ड वॉर है वो हमारी नेबरहुड में लड़ी जाएगी। आपको लगता है कि जैसे हम देख रहे हैं कि अभी चाइना ने सारे वॉल ऑफ विलेजेस बना दी है इंडिया के बॉर्डर के ऊपर, अभी न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी भी आई है, अगर आपने वो देखी है वो तो आपको क्या लगता है कि ये इज दिस सम ये पॉइंट वैलिड है कि जो नेक्स्ट नेबर कोल्ड वॉर है पाकिस्तान की नेबरहुड में लड़ी जाएगी, इंडिया भी होगा, चाइना भी होगा, बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश को तो हम शायद फर्स्ट कैजुअलिटी कह लें या व्हाटएवर, जो भी। हाउ डू यू फाइंड दिस थॉट सर? देखिए, I'll have to give it a thought actually, but my first reaction मैं देता हूँ आपको, क्योंकि ये तो बहुत सारी जगह बातें हो रही हैं इसकी, बट आई डोंट रियली नो, बिकॉज यूएस और चाइना में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन तो है ही है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, अगर आप देखे जाए, एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मीन्स अ लॉट। ठीक है, और इसमें जो है, जो साइड एक्टर्स होंगे, वो तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हमारी तरफ से है ना, तो we'll be impacted, but the major power struggle will be between China and the US. China will want a bipolar world, US will want a unipolar world, India will want a multipolar world. So
I hope this Cold War does not impact our growth and well-being of people. मेन चीज Yes. क्या है, हमारी ग्रोथ और वेलबींग ऑफ द पीपल है, ठीक है। सिक्योरिटी तो हम संभाल लेंगे, सिक्योरिटी तो हम इतने सालों से संभाल ही रहे हैं, सिक्योरिटी तो कोई इशू नहीं है कोई भी। एंड वी वी विल रीजनेबल सिक्योरिटी इज आई थिंक गुड इनफ, ऐसे कोई वो नहीं है, बट इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस टाइमिंग होना चाहिए। और अगर देखें हमने चाइना के साथ जो है, डिस्पाइट व्हाट हैज हैपेंड अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स, जो हमारा एलएसी पे है, हमारी कॉमर्स बढ़ रहा है, इकोनॉमिक हमारी बढ़ रही है उनके साथ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस के साथ ही बढ़ रही है। अगर नेक्स्ट कोल्ड वॉर अगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और साउथ एशिया में होती है, तो बड़ा टर्मोइल सा होगा। और मेरे ख्याल से चाइना रशिया एक तरफ हो जाएंगे, यूएसए एक तरफ हो जाएगा, तो इट बी अ ब्रॉडर वर्ल्ड विद जापान ऑन द अदर साइड, क्वाड ऑन द अदर साइड, इंडिया विल नॉट नो वेयर टू गो, पाकिस्तान विल नॉट नो वेयर टू गो। सो वी आर लुकिंग एट अ वेरी कंफ्यूज वर्ल्ड, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है ये। सॉरी, मैंने इस पे इतना ध्यान दिया नहीं है, तो मैं कोई क्लैरिटी नहीं दे सकता इसमें, लेकिन एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। जो भी इवेंट या जो भी कुछ होता है एक जगह वर्ल्ड में, वो इम्पैक्ट सबको करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए तो सर हम कहते हैं कि सारे खित्ते को इकट्ठे चलना चाहिए और इंडिया को इसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए। अपनी मर्जी जो है वो करे। इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री, इम्पोर्टेंट कंट्री। जो भी इस खित्ते में होता है तो सारे मुल्क सबसे पहले इंडिया की तरफ देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मीडिया क्या कर रहे हैं। सो इंडिया हैज गॉट दैट सेंटर स्टेज। सो इंडियाज जॉब इन आवर अंडरस्टैंडिंग व्हाइल सिटिंग इन इस्लामाबाद, ढाका, माले, कोलंबो, इसके इंडिया सार को इकट्ठा लेके चले। बट लेट्स सी, देखते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो नई हुकूमत है, डॉक्टर जयशंकर कैसे चीज़ों को लेके चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी कैसे लेके चलते हैं। थैंक यू वेरी मच लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब। थैंक यू डॉक्टर मच, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग ऑन योर प्रोग्राम, बड़ा अच्छा लगता है कन्वर्स करके। थैंक यू वेरी सही, मच। you have always been very kind, sir. Thank you very much, sir.